गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा गुंडोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में अंडाशय की संरचना बता दी थी, अंडक की संरचना मैंने आपको बता दी थी, गुरु बीजाणु की संरचना मैंने आपको बता दी थी कि गुरु बीजाणु की संरचना कैसी होती है। पर आज जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे वो ये है कि गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, मतलब कि इसको हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी पौधे होते हैं, पौधे में जो पुष्प होता है वो मुख्य जनन अंग होता है और उसी में क्या होते हैं, नर एवं मादा जननांग होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही में होते हैं, कभी कभी अलग भी होते हैं, है ना। तो जिनमें एक ही में होते हैं उनमें नर एवं मादा गैमेट्स मतलब कि युग्मकों का निर्माण एक ही पौधे में होता है या एक ही पुष्प के अंदर होता है। तो इसके पहले जो प्रोसेस थी वो मैंने आपको बता दी थी, है ना। वो क्या प्रोसेस थी कि जो परागकण के निर्माण की क्रिया मैंने आपको बता दी थी, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बोलते हैं, है ना, या लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो मादा युग्मकों भीत के अंदर या मादा जो जननांग है उसके अंदर एक तरह से देखा जाए तो अंडाशय या अंडक का निर्माण कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि इसको हम गुरु बीजाणु जनन क्यों बोलते हैं, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या अंतर है। गुरु बीजाणु जनन हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरह से लघु बीजाणु की अपेक्षा गुरु बीजाणु जो होता है वो साइज में बड़ा होता है ना, आकार में बड़ा होता है। और दूसरा चीज़ ये होती है कि इनकी नंबर्स जो होती है कम होती है कंपेरेटिवली जो लघु बीजाणु होते हैं, है ना। तो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु में ये अंतर होता है। ये एक अंतर अगर आपको समझ में आ जाता है तो उससे आप इसका अंतर आराम से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से ही बनते हैं, जो आंसर आप याद करते जाते हैं उन्हीं से ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए लघु बीजाणु गुरु बीजाणु से छोटा क्यों होता है या कैसा होता है ना। तो इस तरह से आप अगर इनमें क्वेश्चन आंसर पढ़ते जाओगे तो आपके ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं गुरु बीजाणु जनन, मतलब कि गुरु बीजाणु का निर्माण जो है वो भ्रूण कोश के अंदर कैसे होता है, वो कैसे बनता है ना, उसकी विधि को हमको पढ़ना है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि फूल का जो पेटल वाला भाग होता है जहाँ पर पंखुड़ियाँ लगी होती है, उस पंखुड़ियों को अगर आप हटाएंगे तो जो मोटा सा एक भाग होता है जिससे कि एक स्टिग्मा निकला होता है ना, जिसको हम वर्तिका बोलते हैं, वर्तिकाग्र जिस पर होता है। तो नीचे वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, हम अंडक बोलते हैं। उसी के अंदर जो होता है इसका निर्माण होता है, उसी के अंदर भ्रूणकोश होता है और भ्रूणकोश के अंदर ही जो होता है वो गुरु बीजाणु होता है। तो उसका निर्माण हम कैसे सीखेंगे, है ना। तो उसके लिए पूरे डायग्राम से मैंने इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है, ये आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा इसलिए क्योंकि अब आप 12th में आ गए हैं तो आपको डायग्राम तो इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा, हिंदी में नहीं होता है। क्योंकि आगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ये सब हिंदी में नहीं होना है ना। तो आप कोशिश करना कि इसको डायग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर देखो, ड्रॉ करके देखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। नाम भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना। तो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, फर्स्ट सेल से, है ना। जो माइक्रो मेगा स्पोर जो होता है, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम एक कवर होता है जिसके अंदर की कोशिकाएं उपस्थित होती है और यही कोशिकाओं में विभाजन होता है ना। तो ये मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, फर्स्ट जो सेल बनती है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेल को मेगा स्पोर मदर सेल। मदर सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी से आगे जाकर मेगा स्पोर बनेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल्स जो होती है, अब चूंकि जब इसको निर्माण करना होता है मेगा स्पोर का तो वो क्या करेगी, विभाजित होगी। और विभाजन की क्रिया में क्या होता है, मियोसिस होता है, या तो समसूत्री विभाजन होगा या अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो यहाँ पर जो होता है मियोसिस होता है। तो मियोसिस के कारण क्या होता है, 1 से 2 और 2 से 4 कोशिकाएं बनती है ना। ये चार कोशिकाएं कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है ना। ये कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, मतलब गुणसूत्र की संख्या सिंगल हो जाती है, ठीक है। जब ये बन जाती है तो बनने के बाद क्या होता है, चूंकि मेगा स्पोर एक ही होता है तो मेगा स्पोर एक होने के कारण इसमें क्या होगा कि जो ये वाली जो कोशिकाएं होंगी, ये कोशिकाएं क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। डीजनरेट का मतलब ये होता है कि ये कोशिकाएं क्या करती है, इनको हेल्प करती है जनरेट होने में, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में ये हेल्प करेगी। जब ये पूरी तरीके से कंप्लीटली डीजनरेट हो जाती है, एक्चुअली यहाँ पर अगर हम देखें तो डीजनरेट
जो एक सेल बढ़ रही है उस सेल को ये हेल्प करती है बड़ा होने में। अब क्या होगा, ये एक सेल बड़ी होगी, इस सिंगल सेल को हम बोलते हैं मेगास्पोर। ये मेगास्पोर में आप देख रहे होंगे कि एक सिंगल न्यूक्लियाई है ना। जितनी भी सेल्स होती है प्लांट्स की या एनिमल्स की, उनमें पर्टिकुलर सेल में अपना एक न्यूक्लियाई होता है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियाई होता है, ये न्यूक्लियाई क्या करता है, अब यहाँ पर ये सेल क्या होगी, ग्रो करेगी, आगे जाकर ये ग्रोथ करती है और मैच्योर हो जाती है ना, बड़ी हो जाएगी। बड़ी होने के बाद इसका नरिशमेंट किससे होता है, इसको पोषण कौन देता है, न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या होता है, न्यूसेलस एम्ब्रायो सेक का जो कवर होता है उसको बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है, अब क्या होगा, ये पूरी तरीके से नरिशमेंट इसको मिलता है तो ये अच्छी हेल्दी हो जाती है। हेल्दी होने के बाद यहाँ तक तो मियोसिस होता है ना, हैप्लॉइड होती है, नंबर सेल जो होती है वो कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। पर यहाँ पर आने के बाद इनमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, मतलब कि जो क्रोमोसोम की नंबर है वो वैसी के वैसी ही रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं आता है। अब क्या होगा, जब ये मैच्योर होंगे तो ये जो न्यूक्लियाई है ये क्या होगी, इनमें डिवीजन होगा। अगर डिवीजन होगा तो सिंगल से कितने में बदल जाएगा, ये डबल में, और डबल में बनने के बाद ये क्या डिवाइड होगा और फिर से इसमें माइटोसिस होगा। जब इसमें फिर से माइटोसिस होगा तो ये क्या बनाएगी, दो अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। तो सिंगल से डबल हो गई है, फिर वापस इसमें माइटोसिस हुआ तो कितनी बन गई, 4 सेल्स बनती है। 4 सेल्स बनती है, जिसमें से 3 सेल्स जो होती है इसके ऊपर की भाग की ओर चली जाती है और 3 सेल्स जो होती है नीचे की भाग की ओर, और इनमें से एक एक जो सेल्स होती है वो कहाँ आ जाती है, बीच में या मध्य में। मध्य में आने के बाद जो ऊपर वाली सेल होती है इसको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं, और नीचे वाली सेल को हम बोलते हैं एग सेल। ठीक है, और ये जो होते हैं ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, है ना। तो ये जो सेल्स होती हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम भी पोषण ही देना होता है। जो ये बीच में जो कोशिकाएं हैं ये जो विभाजित होती हैं या ये जो कार्य करती हैं उन कार्यों में इसकी मदद करना। अब क्या होगा, क्योंकि दोनों अपनी अपनी एक एक कोशिकाएं दे रही, तो ये कोशिकाएं क्या होगी, फ्यूज होगी। इनमें क्या होता है, संयुग्मन होता है ना, ये क्या होगी, जुड़ जाएंगी। तो आप ये देखो ये आपस में जुड़ गई और क्या बनाती है, फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, इसको किस में कन्वर्ट कर देती है, ये पोलर न्यूक्लियाई। इस तरह के फ्यूजन को दो न्यूक्लियस, दो अलग अलग न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होता है और एक न्यूक्लियस बनता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। अब क्या होगा, अब आपने मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो प्लांट होता है अगर उसके हम पेटल्स निकाल दें तो पेटल का जो बीच वाला भाग है वो आपको कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इस भाग को हम बोलते हैं अंडा। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं कार्पल, इसको हम बोलेंगे कार्पल। ये जो कार्पल होता है इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, अंडक होता है, वर्तिका और वर्तिकाग्र, जिसको बोलते हैं ओव्यूल, स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये 3 मेन पार्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बना है, यंग ओव्यूल, ये जो है ये वाला भाग ये है ना, ये क्या बना रहता है, यंग ओव्यूल, और इसको क्या बोलते हैं, कार्पल। कार्पल के 3 मुख्य भाग आपको दिख रहे होंगे, कौन कौन से, यंग ओव्यूल, स्टिग्मा और स्टाइल। और ये जो पूरी संरचना है ये किसके अंदर होती है, ये इसके अंदर होती है ना, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर या मेगास्पोर बोलते हैं, जो इसके अंदर ही होता है ना। ओव्यूल भी बोल सकते हो आप इसको, ओव्यूल बोलते हैं। अब इसकी संरचना मैंने एक्चुअली लास्ट वीडियो में आपको सेंड करी थी कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसकी स्ट्रक्चर में फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो भ्रूण कोश होता है वो कहाँ होता है, इसके अंदर की ओर होता है, और आसपास जो संरचनाएं होती है वो क्या होती है, सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट के बाद एक और भाग होता है जो ओव्यूल को ढकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, है ना। न्यूसेलस के बाद वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रायो सेक। क्या बोलेंगे, एम्ब्रायो सेक। और एम्ब्रायो सेक के अंदर ही होते हैं न्यूक्लियस, है ना। ये एक सेल हो गई, एक सेल के बाद ये वाली जो सेल है एंटीपोडल सेल बोलते हैं इसको, और ये मेन न्यूक्लियाई होता है ना। और ये वाला भाग होता है माइक्रोपाइल, इसको मैंने कल बता दिया था आपको, इसको चेलेजा बोलते हैं, इसको हाइलम बोलते हैं, ये फ्यूनिकल हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। इसमें एक चीज मैंने और बताना थी आपको कि आप इसमें देख रहे होंगे कि सिंगल न्यूक्लियाई है, बीच में ये वाले जो बनेंगे ये कैसे हैं, सिंगल न्यूक्लियाई है। तो सभी पौधों में इस तरह से नहीं होते हैं,
है ना। मेगा स्पोर जो होते हैं उसमें न्यूक्लियाई की नंबर अलग अलग हो सकती है, या स्पोर की नंबर, मेगा स्पोर की नंबर अलग अलग हो सकती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल होती है, अभी जो हमने पढ़ी है वो सिंगल में ही है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक बोलेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दो होती है, इसका मतलब ये होता है इस तरह से दिखते हुए, यहाँ पर जैसे एक न्यूक्लियस है वैसे दो होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे बाइस्पोरिक, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दो से ज्यादा होती है, जिसको हम बोलते हैं टेट्रास्पोरिक। तो इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग स्पोर्स की नंबर भी अलग अलग हो सकती है, जिनमें सिंगल होगी उनको मोनोस्पोरिक, जिसमें दो होगी उसको डाइस्पोरिक या बाइस्पोरिक, और जिसमें दो से ज्यादा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरिक बोलेंगे। तो इस तरह से ये जो है ये इस तरह से संरचना बनाते हैं, तो लास्ट में ये संरचना होती है ना। जब अब यहाँ तक हमने माइक्रोस्पोर के निर्माण की क्रिया अभी नहीं पढ़ी है, तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको माइक्रोस्पोर मतलब कि जो लघु बीजाणु है उसका निर्माण कैसे होता है, हमने मेगास्पोर के निर्माण मतलब मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु की संरचना पढ़ ली है हमने, गुरु बीजाणु जनन पढ़ लिया है हमने, है ना। और लघु बीजाणु की संरचना पढ़ ली, मतलब परागकण की संरचना पढ़ ली है। अब हमको पढ़ना है लघु बीजाणु जनन, मतलब कि लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है ना, वो चीज़ पढ़नी है हमको, या उसका अंकुरण कैसे होता है ये पढ़ना है हमको। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको यही सेंड करूँगी। एक चीज़ और मैं बता रही थी कि ये जो होता है ना, ये वाला जो भाग होता है इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे संरचनात्मक भी अंतर पाए जाते हैं अलग अलग पौधों की जातियों में, है ना। तो जो पौधे की जातियां होती हैं उनके सब में ओव्यूल जो होते हैं, है ना, या गुरु बीजाणु जो होते हैं उनकी साइज, शेप या डायरेक्शन में अंतर आ सकता है, उनकी दिशा में भी बदलाव हो सकता है, सब में एक जैसे नहीं होते। समान जाति के हैं तो एक जैसे होंगे, पर अलग जाति का अगर पौधा है तो उनमें ये अलग होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपको ये टॉपिक याद करने में बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, आप वीडियो वाइज इसको लर्न अच्छे से कर सकते हो। और सबसे बेस्ट इसका लर्न करने का तरीका है डायग्राम्स। अगर आप इसके डायग्राम्स अच्छे से लर्न करते हो देन आपको ये लर्न हो जाएगा, और अगर कोई डाउट है देन मुझसे आप पूछ सकते हो। थैंक यू।